राजनीति विज्ञान कक्षा 11 के ऑनलाइन शिक्षण के तहत हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में अधिकार। इससे पहले आपको जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। बहुत गहनता से उनका अध्ययन किया गया है। आपने उसको देखा, सुना और शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? देखो, नागरिकों के अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं। उनके कुछ कर्तव्य भी हैं जिसमें संविधान द्वारा कुछ मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उन मौलिक कर्तव्यों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं। इसके दो पहलू का मतलब ये है कि एक ओर इस पैसे का अंक लिखा गया है जिसमें 5 आप देख रहे हैं। एक पहलू ये हो गया, यानी कि इसका मूल्य या इसकी वैल्यू 5 रुपये के है। और दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का चिन्ह देख रहे हैं। ये इसका दूसरा पहलू है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तभी मान्य है, ये पैसा, ये सिक्का, जब इसमें दोनों पहलू हो। कहने का अर्थ है कि अधिकार और कर्तव्य भी इस सिक्के के दो पहलू हैं। जो आपका अधिकार है वो आप उसका उपभोग करते हैं। साथ ही साथ सिर्फ अधिकारों की ही बात की जाती है या अधिकारों की ही बात आप करते हैं तो कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं तो अधिकार निरर्थक हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। मैं बहुत सारे उदाहरण द्वारा इसको समझा चुका हूँ कि आपके अधिकार के साथ साथ आपको अपने कर्तव्यों का पालन भी करना अनिवार्य है। तभी आपके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा कुछ प्रमुख कर्तव्य नागरिकों को दिए गए हैं। उनकी हम बिंदुवार समीक्षा करते हैं, उनको पढ़ते हैं। उससे पहले जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका महत्व क्या है, किस लिए इनको दिया गया है और इनका पालन करने से क्या होगा, इस बारे में देखिए। पहला है, इनका पालन करने से देश की एकता तथा अखंडता की स्थापना की जा सकती है। अगर सभी नागरिक इनका पालन करते हैं तो देश की जो हमारी एकता है और अखंडता है वो सुरक्षित रह सकती है। दूसरा बिंदु है, इनका पालन करने से देश की सुरक्षा सुदृढ़ होती है। अर्थात इनके पालन करने से देश की सुरक्षा जो है वो मजबूत होती है। इन कर्तव्यों का पालन करने से राष्ट्र की संपत्ति और की सुरक्षा की जा सकती है। इनके पालन से जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो जनता के लिए होती है, जिसका उपभोग आम नागरिक करता है, तो उनकी सुरक्षा हो सकती है। इनका पालन करना प्रदूषण को दूर करने तथा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनका पालन किया जाता है तो हम अपने जो वायुमंडल है या हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं, जिससे कि हम निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता है। ये इनके उपयोगिता या महत्व के बारे में आपने
समझा। अब है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। देखिए, संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो 11 हैं। उनकी संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो उनका हम बिंदुवार अध्ययन करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई है, व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, संविधान, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना है। देखो, संविधान सबसे बड़ा दस्तावेज है राष्ट्र का, देश को चलाने के लिए सबसे बड़ा एक दस्तावेज है, उसकी रक्षा करना। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा, और साथ ही जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों का आदर करना और उनका अनुगमन करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बहुत लंबा रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। सविनय विज्ञान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इस प्रकार के जो आंदोलन हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन कहलाते हैं। और इनके उद्देश्यों का आदर करना, उनका अनुगमन करना, उनका अनुसरण करना अपने जीवन में। तीसरा है भारतीय प्रभुसत्ता एवं एकता और अखंडता का समर्थन व रक्षा करना। भारतीय प्रभुसत्ता अर्थात भारतीयों के हाथ में जो सत्ता है, जो हमारी सरकार है, शासन है, उसको प्रभुसत्ता कहते हैं। यानी अपनी सत्ता, अपनी सरकार, जिसको हमने बनाया है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी शक्ति हमारे हाथ में है। एकता और अखंडता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देश की एकता होगी और अखंडता होगी तभी देश सुरक्षित रह सकता है, तभी राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है, आपका जीवन सरल हो सकता है। इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवाओं में आवश्यकता से भाग लेना। देखिए, देश की रक्षा करना ये परम कर्तव्य है। जब देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। और आवश्यकता पड़ती है कि अगर देश को कोई खतरा पैदा हो जाता है, ऐसी स्थिति में हर प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना में भी शामिल हो सकता है। सभी नागरिकों में मातृत्व भावना विकसित करना तथा नारी की गरिमा व प्रतिष्ठा को ढूमिल करने वाले क्रियाकलापों का परित्याग करना। भारत के सारे नागरिकों में भ्रातृत्व भाईचारा विकसित करना और साथ ही साथ जो नारी की गरिमा है उसको सम्मान देना, नारी की गरिमा को बनाए रखना, ये भी आपका एक कर्तव्य है। इसके अलावा प्राचीन सभ्यता व संस्कृति की सुरक्षित करना। जो प्राचीन हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसको बनाए रखना, ये भी आपका एक प्रमुख कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय गुणों का विकास करना तथा जिज्ञासा व सुधारवादी सोच को बढ़ावा देना। देखिए, एक सबसे बड़ा एक कर्तव्य है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, अंधविश्वास पर विश्वास मत कीजिए और आपका जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक साक्षात्कार पर आधारित है, साक्षात जिसको हम देख सकते हैं, वस्तुस्थिति पर आधारित है। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए या उसकी जांच के लिए, उसको समझने के लिए। मानवीय गुणों का विकास करना और जिज्ञासा सुधारवादी सोच को जो परिवर्तनकारी सोच है उसको बढ़ावा देना, ये आपका कर्तव्य है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। व्यक्तिगत और सामूहिक, आप स्वयं भी और मिलजुल करके भी जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। जो अंतिम
नंबर 11 कर्तव्य है वो इस प्रकार है। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित बालकों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि इस परिवार में 6 से 14 वर्ग के बालक आयु के बच्चे हैं, उनका कर्तव्य है, उनके माँ बाप का यह कर्तव्य है कि उनको शिक्षा ग्रहण कराएंगे, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षण के लिए विद्यालय भेजेंगे और उनको शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। आगे ये आपने जाने जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपके किताब में भी ये हैं, देख लीजिए अपनी किताब को खोल करके भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, ये संविधान में इनकी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में आपने विस्तृत जानकारी ली या विशेष जानकारी आपको दी गई है, उसको जाना है आपने। आज है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में इनकी जो व्यवस्था है वो 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ये राज्य नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये संविधान द्वारा किसको प्रदान किए गए हैं और कौन कौन से प्रमुख राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ध्यान से सुनिए, इस पर गहनता से विचार कीजिए और जहाँ पर आपको लगता है कि कोई अस्पष्टता आ रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको पूछ सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या जैसे कि हमने पढ़ा वो 6 है और राज्य नीति निर्देशक तत्वों की संख्या 5 है। बहुत सारे लोग इनको अधिकार समझते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है, ये निर्देश हैं, ये ऑर्डर हैं, निर्देश हैं, ये ऐच्छिक हैं। ऐच्छिक का अर्थ होता है जो इच्छा पर आधारित होते हैं। और मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नागरिक उनका उपभोग करके, इनका पालन करके अपना व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उसी प्रकार से राज्य नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के द्वारा राज्यों को एक निर्देश हैं, जो हमारे राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो राज्य हैं, उनको एक निर्देश देने का काम करते हैं। निर्देश क्या है? ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था हैं, सिद्धांत हैं। इनके पालन करने से जन कल्याण होता है और जनता की भलाई होती है। जनता के विकास के लिए ये तो बहुत आवश्यक है। अतः एक राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो मौलिक अधिकारों का अनुसरण करते हुए इनको लागू करें और जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उनको विकास के अवसर दें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसलिए इन तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। तो आज हम जानेंगे कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी संख्या 5 है, जिनको हम अलग अलग करके उनका अध्ययन करते हैं। पहला तत्व जो है आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आर्थिक क्या हुआ? आर्थिक का अर्थ है हमारे धन संपत्ति, जितने भी हमारे संसाधन हैं जीवन निर्वहन के, ये सब आर्थिक संसाधन कहलाते हैं। तो आर्थिक संसाधनों को लागू करके एक राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है, उनके जीवन को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए इस तत्व का बहुत अधिक महत्व है। इसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं जो राज्य अनिवार्य रूप से इसका पालन करके अपने नागरिकों को इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। पहला है आर्थिक सहायता की व्यवस्था। देखिए, राज्य का ये कर्तव्य है इसका पालन करते हुए इस नीति का कि जो आर्थिक सहायता है, चाहे वो देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो निसहाय लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए जिससे कि वो भी अपने जीवन को जी सके। दूसरा है संपत्ति का समान वितरण है। राज्य का प्रयास ये होना चाहिए कि संपत्ति
कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसका कहने का अर्थ है कि जो संपत्ति है वो अगर वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो आम लोगों का जीवन जो है वो कठिन हो जाएगा जीना। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आम नागरिक तक संपत्ति इस प्रकार का उसका बंटवारा हो, उसका लाभ हो सके। उत्पादन के साधनों का समान वितरण, जो उत्पादन के साधन हैं जिससे कि हम अपने जीवन में जिनका प्रयोग करते हैं, जिन संसाधनों का वो आर्थिक संसाधन कहलाते हैं, उनका वितरण भी समान होना चाहिए। श्रमिकों की संरक्षण, श्रमिकों को संरक्षण, जो हमारे मजदूर वर्ग है जो मेहनत करते हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं, निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी एक राज्य का कर्तव्य है। उनके आर्थिक हितों की रक्षा की जानी चाहिए। समान वेतन की व्यवस्था, अगर एक जैसे कार्य कर रहे हैं जो नागरिक है उनके लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि किसी में असंतोष से व्याप्त न हो, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। कुटीर एवं लघु उद्योगों की को प्रोत्साहन, जो कुटीर एवं लघु उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो घर पर चलाए जा सकते हैं या कम पैसे में चलाए जा सकते हैं, कम संसाधनों के द्वारा चलाए जा सकते हैं, तो ऐसे उद्योगों को हम लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं, जिसमें कि बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता भी नहीं होती है, बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम 2-4 लोग मिल करके अपने घर में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, तो बर्तन बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, साबुन बनाना, मतलब बहुत सारे जो सामान है, संसाधन है, वो घर में बनाए जा सकते हैं छोटे पैमाने पर। तो इनको कहते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। तो इनको प्रोत्साहन दे करके आम आदमी को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके अलावा कृषि का वैज्ञानिक आधार, देखिए हमारी कृषि जो है परंपरागत रूप से की जाती थी हमारे देश में, उसका जो ढर्रा था वो परंपरागत था, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन कृषि में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ हमको अन्न की आवश्यकता होती है, और इसलिए जो है उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके नए तरीके से खेती करके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये राज्य ये कार्य करेगा। अगला है निःशुल्क कानूनी सहायता। देखिए जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है आर्थिक संसाधनों के अभाव में, ऐसे लोगों को राज्य की ओर से कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुसार किया गया है कि जो लोग न्याय पाने के लिए आर्थिक संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाते हैं या फिर वो वंचित हो जाते हैं न्याय से, तो ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क न्यायिक सहायता उनको कानूनी सहायता दी जाती है, और राज्य का एक कर्तव्य है कि वो इसको लागू करें। पशुपालन के क्षेत्र में वांछित प्रयास, जो पशुपालन है, पशुपालन देखिए एक आर्थिकी का आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का एक आधार है, जिससे कि करोड़ों लाखों लोग कृषि पशुपालन के द्वारा अपना आजीविका चलाते हैं, और पशुपालन से अनेक फायदे हैं। तो इसको इसमें सुधार के लिए, इसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की भागीदारी, औद्योगिक संस्थान से तात्पर्य है जहाँ पर उद्योग हैं, हमारे बड़े बड़े उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो उसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। अगला है आय, सामाजिक स्तर और अवसरों के भेदभाव कम करना। देखो आय के संबंध में हर व्यक्ति की आय एक अच्छी आय हो, जिससे वो अपना जीवन गुजर बसर कर सके, और इसके अलावा जो अवसर हैं, सेवा के अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, तो इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हर किसी व्यक्ति या नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए।
यह रहा आपका आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व।